वे हँसी कह-कहें, खिलखिलाहटें और मज़ाक शहनाइयों वाले का एक दूसरे की मुँह की ओर घुमाते हुए ज़ोर-ज़ोर से शहनाइयाँ बजाना। लेकिन मुझे लगता रहा जैसे एक तूफ़ान किसी भारी गुंबद में बंद हो गया है। गूंज-गूंज कर, घूम-घूम कर इधर से उधर फुफकारता फिर रहा है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं पा रहा। तो समर जो है वो यहाँ पे अपने सुहागरात वाले दिन का बखान करता है। वो कहता है कि उस दिन बहुत खिलखिलाहटें, मजाक हो रहा था, लोग आपस में मिलके हंसी मजाक कर रहे थे और शहनाई वाले जो थे वो सब आपस में मिलकर शहनाई बजा रहे थे। तो एक खुशी का माहौल उस समय था, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भारी तूफान किसी गुंबद में फंस के रह गया है जो कि बाहर नहीं निकाल पा रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समर की शादी उसके मन के खिलाफ कर दी गई थी। समर को शादी करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी। तो वो उस शादी से नाखुश था। वो चाहता था कि इस शादी से वो दूर भाग जाए, इन सब से वो दूर रहे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं दूर रह पा रहा था। और वह क्योंकि ज़बरदस्ती अपने शादी के मंडप में शादी किया था, वो ज़बरदस्ती अपने सुहागरात वाले दिन अपने घर पे था, तो वो उसे एक मजबूरी महसूस हो रही थी। वह मजबूर था कि उसे वहाँ पे रहना ही है। तो इसलिए वो अपने आप को एक तूफान की तरह कहता है कि जैसे एक तूफान किसी गुंबद में बंद हो जाता है और वो वहाँ से नहीं निकल पाता, ठीक मैं भी अपने आप को इस मजबूरी के गुंबद में, जो कि मुझे यहाँ पे रहना ही है, मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि दूर जाऊंगा तो फिर घर वाले बोलने लग जाएंगे। तो उसे भी यह मजबूरी में बंद जाना किसी तूफान के गुंबद में बंद जाने की तरह लग रहा था। मालूम नहीं यह अच्छा हुआ या बुरा, सुहागरात आई और चली गई। सच ही मैं उससे नहीं बोला। अभी तक बड़ी दुविधा में हूँ कि यह भगवान की ओर से मेरी प्रार्थना की स्वीकृति है या मेरे दुर्भाग्य का प्रारंभ। अब समर कहता है कि उसे नहीं पता चला कि कब उसकी सुहागरात आई और चली गई, और वह प्रभा से कुछ भी नहीं बोला। अब प्रभा से कुछ भी नहीं बोलने से क्या मतलब है कि सुहागरात की रात में जब प्रभा और समर एक ही कमरे में थे तो दोनों को आपस में बातचीत करना चाहिए था, लेकिन उन दोनों ने एक भी बातचीत अपनों से नहीं की थी और समर जो है वो गुस्सा करके बाहर चला जाता है। तो यही चीज़ वह बाद में सोच रहा है कि उसने जो बात नहीं की, क्या उसका क्या मतलब है। क्या उसका मतलब भगवान की ओर से मेरी प्रार्थना की स्वीकृति है? मतलब क्या भगवान ने उसकी प्रार्थना कि वह किसी से बातचीत नहीं करेगा, वह प्रभा की ओर देखेगा भी नहीं? क्या भगवान ने इस बात को मान लिया है इसलिए उसने बात नहीं की? या यह मेरे दुर्भाग्य का प्रारंभ है? या वह उसके दुर्भाग्य का प्रारंभ है? दुर्भाग्य का प्रारंभ मतलब कि उसने अपनी पत्नी से बातचीत नहीं की, और यह बात अगर घर में फैल गई तो सब उसे बहुत कुछ कहेंगे, बाबूजी खासकर डांटेंगे। तो उसे यही लगता है कि मैंने तो उससे बात नहीं की, लेकिन क्या भगवान ने मुझे इसके लिए स्वीकृति दी कि तुम बात मत करो क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम इन सब से दूर रहो, तुम वैवाहिक जीवन में ना पड़ो? या फिर यह मेरी दुर्भाग्य का प्रारंभ है कि मैंने उससे बातचीत नहीं की, तो अब मुझे सारे ताने सहने पड़ेंगे। मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। भावों और कमज़ोरियों के उफान में बड़ी जल्दी बह और बहक जाता हूँ और उस समय कोई किनारा मुझे नहीं मिल पाता। अब समर अपने आप को कहता है कि मैं भावुक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। मतलब समर जो था वह इतना बेचैन रहने वाला था कि जब भी उसके सामने कोई मुश्किल की घड़ी आती थी तो वह सही से कुछ भी नहीं सोच पाता था। वह सही से नहीं सोच पाता था कि उसे क्या करना है, उसे कैसे करना है। वह भावुकता में, आवेश में आकर कुछ भी कर दिया करता था। अब हम आते हैं उस सीन पे जहाँ पे यह सुहागरात की घटना हुई थी। हल्के से धक्का देकर भाभी ने पीछे से किवाड़ बंद कर दिए तो मैं कमरे में आ गया। उस समय प्रभा जंगले में सिरे रखे खड़ी थी, जैसे खड़ी खड़ी सो गई हो। थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और फिर धीरे से जाकर पलंग के सिरे पर इस तरह बैठ गया जैसे डर लग रहा हो। अब समर अपने रूम में आया जहां प्रभा खड़ी थी। उसकी भाभी ने उसे हल्का सा ठेल दिया और वह अंदर आ गया। अब वह अंदर आने के बाद थोड़ी देर तक दरवाजे पर ही खड़ा रहा और प्रभा की ओर देखता रहा।
प्रभा एक कोने में खिड़की के सामने खड़ी थी और ऐसे खड़ी थी जैसे मानो उसे कोई होश ना हो, वह सो गई हो। समर ने उसे कुछ देर तक देखा और बाद में जाके वह पलंग पर जाकर बैठ गया। सोचा था कि चुपचाप जाकर पलंग पर सो जाऊंगा और सोने के बाद सुबह से पहले जागना मैंने जाना नहीं। इस समय मेरा दिल धड़क रहा था और सारी शक्ति की चट्टानें जैसे डायनामाइट में विस्फोट से फट जाने को तैयार थी। अपनी आत्मविश्वास और दृढ़ता को समेट समेट कर ला रहा था। अब समर ने सोचा था कि वह चुपचाप आएगा, वह वहां पे आके सो जाएगा और सुबह वह कहीं पे चल जाएगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। वह वहां पर आकर बैठ गया और वह बहुत घबरा रहा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लड़के मुझे जाने क्या क्या बताने को उत्सुक थे। मूर्ख लड़के, वे उन हजारों लाखों की तरह मुझे भी समझते हैं जिनके लिए नारी या कोई भी चलती फिरती लड़की न जाने किस स्वर्ग का फूल है और उसके लिए युगों से उनकी आत्माएं तड़फड़ाया करती हैं। समर को उसके बाकी लड़कों, जो भी उसके दोस्त या फिर जान पहचान वाले लड़के थे, उन्होंने अपनी पत्नियों के बारे में, लड़कियों के बारे में उसे कुछ बातें बताई थी जिसे समर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था। उसे उन सब की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वे सब औरत को एक खिलौना की तरह समझते थे, लेकिन समर उनके जैसा नहीं था। मैं उन जैसा तो नहीं था, मेरा रास्ता उनका रास्ता नहीं था। वह कहता है कि वह सारे लड़के मूर्ख हैं कि वह नारी को इस तरह सोचते हैं कि नारी उनके लिए एक खिलौना है, नारी उनके लिए एक फूल है जिसके लिए वो सालों से तड़प रहे हैं। समर उनके जैसा नहीं है। मन ही मन में दोहराता रहा, नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है। नारी देवत्व की ओर उठते मनुष्य को बांधकर राक्षसत्व के गहरे अंधे कुएं में डाल देती है। नारी पुरुष के सबसे बड़ी कमजोरी है। अब समर मन ही मन सोच रहा था कि नारी अंधकार है, नारी मोह माया है, इसमें नहीं फंसना है। और नारी जो है वह किसी आदमी जो कि देवत्व, मतलब जो कि अच्छा काम करने जा रहा है, जो कि देवत्व की ओर जा रहा है, उसे राक्षसत्व, मतलब जो आदमी तरक्की कर रहा है वह उसकी तरक्की को रोक देती है और उल्टा उसे हानि और इन सब में धकेल देती है। तो वह मन ही मन यही सब सोच रहा था कि नारी जो है उसके साथ संबंध बनाना ठीक नहीं है। मेरा रास्ता हजारों लाखों लड़कों का रास्ता नहीं है। ऊपर से देखने में मैं चाहे जैसा लगूं, मैं उनसे हर तरह भिन्न हूँ। मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। मैं हर क्षण तलवार की धार पर चलता हूँ। बस जरा सा अपने को साध लूं और डगमगाऊं नहीं। मैंने हर समय अपने को इन लोगों से कितना ऊंचा उठा हुआ पाया है। अब समर ने पहले भी बताया था कि वह बाकी लड़कों की तरह नहीं था, उसका रास्ता अलग था, वह उन सब से अलग कुछ करना चाहता था, वह महान पुरुषों की तरह जीवन जीना चाहता था। तो वही समर ने यहाँ पे कहा है। इस कमरे में आने से पहले मैं सोच रहा था कि जैसे सभी विवाहों में होता है, प्रभा लजीली नववधू की तरह गठरी बनी होगी और साज सज्जा से मेरा स्वागत करने को तैयार होगी। वही तो एक क्षण है जब अपने को सावधान रखना होगा। तो समर ने सोचा कि जैसे बाकी शादियों और सुहागरातों में होता है कि वह जो वधू होती है वह सजी धजी वर के लिए इंतज़ार करती रहती है, वह दूध का ग्लास उसके लिए लाती है, वैसा ही कुछ होगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। प्रभा जो है वह सजी धजी तो थी, लेकिन उसने समर के पास आकर ना कोई बातचीत की और ना ही उसके साथ कोई वार्तालाप किया। लेकिन उसे अब देखकर मैं चौंक पड़ा। कपड़े तो जैसे विवाहों में पहने जाते हैं वैसे ही रंग बिरंगे पहनी थी, लेकिन मेरी खाट पर बैठ जाने पर भी वह यूं ही चुपचाप सामने के जंगले पर खड़ी रही। भीतर प्रवेश करते समय भाभी के साथ और भी मोहल्ले पड़ोस या रिश्तेदारी की जाने कौन कौन आपस में खुसर पुसर करती, खिलखिलाती, भगवान जाने क्या क्या कह रही थी। मैंने कुछ भी नहीं सुना था। इस समय तो कमरे के सन्नाटे में स्टूल पर रखे पंखे की भनभनाहट ही गूंज रही थी। अब समर अपने रूम के बारे में बताता है कि वह कमरे में बैठा हुआ है और प्रभा एक कोने में खड़ी है। कोई भी किसी से बातचीत नहीं कर रहा है। और वह जब अंदर आ रहा था तो उसके जितने भी लड़कियां जो कि सुहागरात के समय में आती हैं, जो कि एक देहाती इलाकों में रस्म होता है, तो उसी के लिए लड़कियां आती है, तो उन लड़कियों ने बहुत मजाक किया था, बहुत खिलखिलाएं की थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था।
क्योंकि उसने उस सब के ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। वह नहीं चाहता था कि वह उन सब के ऊपर में ध्यान दे। तो इसीलिए वह उन सब बातों को भूल कर अभी बस घबरा कर रूम में बैठा हुआ था। और प्रभा जो है वह जंगले के सामने बैठी हुई थी और वह भी किसी से कुछ भी बातचीत नहीं कर रही थी। पूरा कमरा सन्नाटा से भरा हुआ था और कमरे में सिर्फ एक पंखा ही था जो आवाज कर रहा था। जब कभी पंखे की कोई पंखड़ी किसी तार से लग जाती तो खनखनाहट बज उठती। विवाह के अवसर पर बिजली पड़ोसी से उधार ले ली गई थी और वह जो आवाज जो कि सिर्फ उस कमरे में हो रहा था वह उस पंखे का था। और वह पंखे की पंखुड़ी जब भी किसी तार से टकराती थी तो वहाँ पे एक खन से आवाज उठती थी। सिर्फ वही एक आवाज थी जो कि उस शांति भरे वातावरण में हो रही थी। और विवाह के अवसर पर पड़ोसी से बिजली उधार ले ली गई थी। मैं भरसक उपेक्षा और लापरवाही दिखाना चाहता था। कल्पना कर रहा था कि मेरी भावनाओं की शुद्धता और ऊंचाई के कारण मेरा चेहरा जगमगाते ज्योतिर्विलय से घिरा हुआ है। कुछ देर बाद जरा सा कौतूहल भी हुआ कि कहीं सो तो नहीं गई, लेकिन मेरे पलंग पर बैठते ही उसने जरा सा सिर उठाकर देखा और जैसे कुछ भी ना हुआ हो इस तरह फिर सिर वहीं टिका दिया। तो समर ने कुछ देर तक उसे देखता रहा। समर कुछ देर तक उसे देखता रहा कि कहीं वह सो तो नहीं गई, लेकिन जैसे ही समर ने बिस्तर पर अपना माथा टेक दिया उसने देखा कि प्रभा ने एक बार उस तरफ देखा है और जैसे कुछ भी ना हुआ हो वैसे ही फिर से मुंह फेर के जैसे वह पहले की तरह खड़ी थी वह वैसे ही खड़ी थी। मैं बुद्ध की तरह बैठा बैठा पंखे को देखता रहा। अब क्या करूं, धीरे से पलंग पर आड़ा ही लेट गया। सिर दीवार के सहारे उठा था। क्षण के पीछे क्षण फिसलते रहे। मुझे आशंका हो रही थी कि अभी मेरी इस कठोरता पर वह फूट फूट कर रो उठेगी। दोनों हाथों से मेरे पांव पकड़कर अभय मांगती सी आंसू भीगा मुंह उठाकर पूछेगी, मेरे नाथ बताओ इस दासी से क्या अपराध हुआ है। फिर पांवों पर सिर पटक पटक कर हजारों बार क्षमा मांगेगी। उस क्षण अपने को साध लेना सबसे कठिन कार्य होगा। बस एकाध पल ही जी रहा है, यही नाटक होगा। तो वह बुद्ध के जैसे शांति से बैठा हुआ था और उसके बाद वह पलंग पर लेट गया और उसे यह डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रभा रोती बिलखती हुई उसके सामने आए और उसके सामने रोते हुए कहे कि मेरे से क्या अपराध हुआ है कि आप मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। कहीं उसका रोना धोना उसकी कठोरता को पिघला ना दे, उसे इस बात का भी डर लग रहा था। लेकिन मुझे लगा काफ़ी देर हो गई है और कभी कभी कुछ चूड़ियों की झनक के साथ साथ आधी रात का सन्नाटा हमारे बीच विषैले धुएं की तरह फैलता रहा। अचानक मुझे लगा कि आशंका और भावुकता के सागर में स्पंज की तरह फूलता पिचकता मेरा हृदय अब जमकर एक पत्थर का टुकड़ा रह गया है। किसी ने भीतर पूछा, मैं यहाँ क्यों आया? ना बोलना ना स्वागत, क्या यह मेरा अपमान नहीं है? तो वो लोग ऐसे ही कुछ देर तक बैठे रहे। समर जो है वो बिस्तर पर लेटा रहा और प्रभा वहीं पर खड़ी रही और ऐसे ही आधी रात का समय आ गया। अचानक उसे लगा कि उसका दिल जो है उसने अब धड़कना छोड़ दिया है और अब वह एक कठोर पत्थर की तरह बन गया है जो कि उसे बार बार यही कहता है कि यह तू क्या कर रहा है, तू यहाँ पे क्यों आया, यह इस लड़की ने तेरे से बातचीत नहीं की, क्या यह तेरा अपमान नहीं है? वह यही बातें सोचने लगा था। मैं स्वीकार करता हूँ कि इन तमाम महत्वाकांक्षाओं और आशाओं और दृढ़ता की निष्पन्द और बर्फीली चादर के नीचे गर्माहट के बेहद स्तोत्र की सन्नाहट में मैं अनुभव करता रहा था। मन के किसी अंधेरे कोने में शायद बहुत कुछ इस विषय में था भी, शायद उत्सुकता, शायद मिठास। अपनी उस ऊपरी सारी दृढ़ता के साथ यह भय भी मुझे था कि कहीं वह पीछे बहते गर्म खून का यह स्रोत प्रचंड ग्लेशियर की तरह फूट ना पड़े और फिर उसके बहकावे में मैं खो ना जाऊं। समर कहता है कि उसका ये जो अपमान हो रहा था, जो कि उसे लग रहा था कि इस प्रभा ने उसके साथ बातचीत करके उसका अपमान किया है, उसे यह डर लग रहा था कि कहीं उसके अंदर में जो खून, गर्म खून है, कहीं वह उबल कर ना आ जाए और वह कहीं प्रभा को कुछ कह ना दे। जैसे सनसनाता हुआ तीर खच से अपने लक्ष्य में आकर धंस जाए, इसी तरह मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कोई चीज़ सन्नाकर टकराई। अपमान, यह मेरा अपमान है। अब उसे लगा कि
प्रभा उसका अपमान कर रही है। भीतर बहती तरल खून की धार पल भर में जमकर बर्फ बन गई। मैं यहाँ आया ही क्यों? आज के दिन कहीं और नहीं जा सकता था? घर वाले जरा से परेशान ही तो होते ना। हमारे घर के लोग वे पढ़े हैं और यह मैट्रिक तक पढ़ी है। शायद यही गुमान इसे हो गया है। निश्चय ही यह अपने को बहुत समझती है। वह यूं ही खड़ी रही और मैं गुस्से से उठकर सीधा बैठ गया। अब उसे लगा कि प्रभा ने उसका अपमान किया है और वह बार बार यही सोचता था कि वह वहाँ पर आया ही क्यों। क्या वो कहीं और नहीं जा सकता था? अगर वो कहीं और चला भी जाता तो क्या होता? उसके घर वाले कुछ देर के लिए परेशान होते, बाद में सब ठीक हो जाता। लेकिन उसके अंदर अब गुस्सा धीरे धीरे उठ रहा था और वह उसी गुस्से के कारण उठकर पलंग पर बैठ गया। बेशर्म, यही आजकल की शिक्षा है ना किसी का लिहाज ना हया। समझती है दूसरे लड़कों की तरह मैं इसे मनाऊंगा, खुशामद करूंगा सो खातिर क्षमा रखे। अब उसे लग रहा था कि प्रभा उसका अपमान कर रही है और उसने सोचा कि प्रभा अपने आप को बहुत बड़ी समझती है कि वह बाकी लड़कों की तरह उसके पास जाएगा, वह उसे मनाएगा, वह उसको समझाएगा। लेकिन समर वैसा कुछ भी नहीं करने वाला था। क़यामत तक तो यह मौका आएगा ही नहीं। पहले मैंने सोचा था कि हम लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, आपस में बातें करके अपने को अधिक से अधिक योग्य बनाने की ओर ध्यान देंगे। लेकिन नहीं, अगर इसकी मर्जी यही है तो यही सही। झुकूंगा नहीं। आज का झुकना जिंदगी भर का बावले जान हो जाएगा। आज तो बिल्ली मुझे ही मारनी है। आप शायद खरी खरी यही सोच रही है कि मैं जाकर कहूँ चलिए, खड़ी क्यों है, बैठिए। फिर शर्माएंगी और नखरे दिखाएंगी, रूठने मटकने की एक्टिंग होगी। तभी पहली बार मेरा ध्यान उसकी इस अशिष्टता की ओर गया कि मेरे आने पर नमस्कार प्रणाम कुछ नहीं। मैं तो सोचता था कि वह मेरे पांवों पर झुक जाएगी तो मैं उसके दोनों कंधे पकड़कर उठा लूँगा। वह तमीज़ और अदम्ब सिखाया है घर वालों ने। उस वक्त तो बड़े गर्व से कहा था कि हमारी लड़की मैट्रिक तक पढ़ी है। तो समर प्रभा के बारे में बहुत सारी बातें सोच रहा था कि उसे शायद अभिमान हो गया है जिसकी वजह से वो बातचीत नहीं कर रही है। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझती है क्योंकि उसके घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं और वह मैट्रिक पास है, इसी का उसे गुमान हो गया है। लेकिन इसी सब के बीच में उसे यह भी लगा कि जब वह घर के अंदर आया था तो प्रभा ने उसे ना तो नमस्कार किया ना ही प्रणाम किया। उसने उसका स्वागत तक भी नहीं किया और उस चीज़ ने उसका गुस्सा और भी बढ़ा दिया था। जब कुछ क्षण यूं ही बैठे बैठे और बीत गए तो मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। दिमाग भन्ना रहा था और सारा कमरा अपमान के संकेतों से जैसे मुझ पर अट्टहास कर रहा था। मन के भीतर तब भी कहीं यह भाव था कि जब मैं चलूँगा तो यह पीछे से आकर मेरा हाथ या कुर्ते का छोर पकड़ लेगी। तब मैं कुछ देर ठिठकूंगा और उसे क्षमा कर देने के विषय पर विचार करूंगा। लेकिन जब खड़े होकर 2-4 कदम दरवाजे की ओर चल भी लिया और उसने ऐसा कोई भाव नहीं दिखाया तो मेरे आत्मसम्मान का पेट्रोल कुंड भगवा कर जल उठा। मैंने निश्चय कर लिया कि अगर अब यह रोकने भी आए तो बिना मुड़े पीछे देख ही चल दूंगा। बदतमीज़। तो समर वहाँ पे बैठे बैठे बहुत समय से सोच रहा था प्रभा के बारे में बहुत सारी बातें और उसे अचानक यह मन किया कि वह उठकर उस रूम से चला जाए। और जब वह उठ रहा था तो उसने यह सोचा कि हो सकता है कि जब वह बाहर चलने लगे तो प्रभा उसे रोकने के लिए आए, उस समय वह उसे मनाने की कोशिश करे। लेकिन जब समर दरवाजे के पास पहुंच गया और प्रभा ने वैसा कुछ भी नहीं किया तो उसे इसका और भी गुस्सा आया और वह कमरे के बाहर निकल गया। भड़ाक से जब किवाड़ खोले तो लगा चौंक कर उसने सिर उठाकर देखा। तब तक मैं बाहर आ चुका था। अब जब वो बाहर आया और दरवाज़ा ज़ोर से आवाज़ किया तब उसे एक बार लगा कि प्रभा ने शायद इस तरफ कुछ देखा है। जाने क्यों मैं एक क्षण भर रुका और फिर सीढ़ियों चढ़कर खुली छत पर आ गया। तो समर जो है वह थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुका यह देखने के लिए कि कहीं प्रभा आती है या नहीं आती है। लेकिन जब प्रभा नहीं आई तो वह फिर से वहीं पर वहाँ से चला गया और छत पर
पहुंच गया। चांदनी की वर्षा हो रही थी और चांद का छाता लगाए रात की रानी निहारिकाओं के पथ से चली जा रही थी। मैंने कुछ भी नहीं देखा और एक कोने में नंगी धरती पर पड़कर आप अपने आप से लड़ने लगा। और समर जो है वह वहाँ पे आया जहाँ पे सब सो चुके थे। उसने कुछ भी नहीं कहा किसी से भी, और वह चुपचाप आकर नंगी धरती पर मतलब बिना कुछ बिछाए वहीं छत पर जाकर लेट गया और सोचने लगा, उफ, इस व्यवहार को मैं कभी जिंदगी भर भूल पाऊंगा? नहीं नहीं, विद्योत्मा के इस व्यवहार ने एक वज्र मूर्ख को कविता का राजकुमार कालिदास बना दिया था। अब देखना है कि इससे इस अपमान का बदला मैं किस रूप में चुकाता हूँ। अब समर सोचता है कि क्या वह इस अपमान को कभी भूल भी पाएगा, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसका अपमान हुआ है तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि विद्योत्मा का भी इस तरीके का व्यवहार था कालिदास के प्रति, लेकिन उसने कालिदास को एक महान कवि बनने से नहीं रोका। अब देखना है कि इस अपमान का बदला मैं किस रूप में चुकाता हूँ। लेकिन आखिर मैं वहाँ गया ही क्यों? क्या यह मेरे भीतर की कोई कमजोरी नहीं है? क्या यह पथ भ्रष्ट होने का भी दंड नहीं है? मुझे संभालने वाली ठोकर कहीं पड़ा था। अपमान से बढ़कर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ला सके। अब मुझे देखना है कि मेरी आत्मा में कितनी शक्ति है। याद रहेगा यह सुहागरात का उपहार, जो हुआ अच्छा ही हुआ, वह रास्ता मेरा था भी नहीं। तो पहले समर जो है वह उस अपमान का बदला लेने के बारे में सोचता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि अपमान ही वह चीज़ है जो कि किसी भी आदमी को सही पथ पर लाती है, और वही सोचकर वह वहीं पर लेटा रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाग्य की गति स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे वह सारे इधर उधर के रास्तों को बंद करता हुआ एक निश्चित रास्ता मेरे लिए खोले जा रहा हो, और निश्चय ही वह रास्ता ऊंचाई का रास्ता है, मानवता का रास्ता है। और उसे अब लग रहा था कि इस अपमान ने उसके लिए एक और रास्ता खोल दिया है, जो कि महानता का रास्ता है, जो कि कुछ बड़ा बनने का रास्ता है। और इसी दिमागी उठक पटक में कब मेरी आंखें बुरी तरह डबडबा आई कि लाख कोशिश करने पर भी मैं अपने आप को संभाल ना सका। अब समर यही सब कुछ सोच रहा था, लेकिन वह अपने आप को संभाल ना सका और वह रोने लगा। अपलक आकाश की ओर ताकती खुली आंखों में चुपचाप आंसू बहते रहे। हे भगवान, यह मेरे गले में क्या बांध दिया है? कहाँ लाकर पटक दिया है मुझे? उस क्षण वही पुरानी भावना उमड़ उमड़ कर मन मस्तिष्क पर छा गई कि इस बीहड़ पथ पर मैं अकेला हूँ, नितांत अकेला। कोई साथ नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो मेरी थकान और पसीने को सांत्वना के शब्दों में समेट ले, मेरी निराशा के आंसुओं को पूछकर कहे, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं किस तरह की लड़की को मेरे गले मर दिया गया है। अब समर रोते रोते बहुत कुछ सोच रहा था कि वह अकेला है, कैसी लड़की को उसके गले दे दिया है, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है जो कि उसको इन सभी मुश्किलों से बाहर निकाल सके। कैसे चलेगी जिंदगी? फिर लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति मेरे शरीर के कण कण से पानी निचोड़ निचोड़ कर आंखें की राह उलीच दे रही है। और इसके बाद समर जो है वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अपने मन की और गहराई में भी सोचता रहा कि मान लो अभी उठूं और बिना किसी से कुछ कहे सुने बाहर निकल पड़ूं तो कैसा रहे? कहीं चला जाऊंगा, कलकत्ता, बम्बई या हरिद्वार, भागो भागो। अब समर सोच रहा था कि क्यों ना वो कहीं भाग जाए, कलकत्ता, बम्बई या हरिद्वार, कहीं भी तो वह भाग सकता है। धुआं, अंगारों और भाप की भट्टी पर मैं रात भर भुनता और उबलता रहा। अब वह इसी तरीके से बहुत कुछ सोचते सोचते वह उबलता रहा, मतलब उसे रात भर चैन नहीं था, वह इसी चीज़ से रात भर परेशान रहा। तो यही था हमारा पूर्वार्ध सांझ का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने समर के सुहागरात वाली सीन को देखा है कि कैसे समर और प्रभा आपस में बातचीत नहीं करते हैं, और इसके बाद समर उस चीज़ को लेके कितना कुछ सोचता है और अंत में वह रोने लग जाता है। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, आप एक बार उस बुक को जाके
पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।